आओ अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। खुशी देखो चेहरे पे, खुशी। आज तक अभी ऑडिट पढ़ते हुए या कोई पढ़ते हुए इतनी खुशी नहीं आई। बस और कुछ में इतना एक्साइटेड इससे मैंने कभी नहीं देखा पढ़ाई करते हुए कोई और टॉपिक को लेके। चेहरा देखो, नालायक। चलो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। इसके ऊपर लिख लो वेरी वेरी, नहीं रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कह रही है रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नालायक। चलो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। चैप्टर का नाम है एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट यहां भी होता है, ऑडिट और ऑडिटी का एंगेजमेंट होता है। अच्छा मुझे बताओ, जब तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, जब तुम किसी के साथ एंगेज होते हो, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? दूसरे को अंडरस्टैंड करना, दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ट्रस्ट। अच्छा ट्रस्ट, और अब नहीं पता? अरे और बताओ, ध्रुव बताएगा क्या मतलब है रिलेशनशिप का। तुम्हारा कभी रिलेशनशिप हुआ है आज तक? आगे तो होने के चांस हैं। सीएम में बनने से पहले नहीं करोगे? ये अच्छी बात, ये बढ़िया बात करी, सीएम में बनने से पहले। किसी और का तो देखा होगा होते हुए, 10th में 11th में, अपना देखा है? अच्छा मतलब पहले हुआ। सच्चाई निकल गई, सच्चाई निकल गई मुंह से। कोई रहा है रिलेशनशिप ध्रुव का? अच्छा रिलेशनशिप का मतलब होता है कमिटमेंट, वादा, कुछ चीजों का वादा। अब वो पूरा हो ना हो वो अलग बात है, तोड़ने के लिए वादा करते हैं। नालायक लड़की, तुम्हारी असली असली सृष्टि बाहर आ रही है निकल के, तोड़ने के लिए वादा करते हैं। सो कमिटमेंट का क्या मतलब, रिलेशनशिप का मतलब कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब वादा। वादा मतलब हम कुछ चीज को लेकर एक दूसरे को वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम ये चीजें ओबे करेंगे। जैसे कमिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉयल्टी, कमिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्जिविटी, कमिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बीइंग विद ईच अदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कमिटमेंट दैट वी विल हैव यू बिफोर एनीवन एल्स। बे का फुल फॉर्म क्या होता है? BAE। BAE सुना है ना, बे। अब ऐसे मत करो जैसे तुमको कुछ पता है। हाँ सर मुझे तो पता ही नहीं सर, मैं तो सर कहाँ ये सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें सर ऐसे क्या होता है? बे, कुची कू पूची, क्या? सो रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कमिटमेंट करना एक दूसरे से, लॉयल्टी का कमिटमेंट कि आज से हम सिर्फ तुम्हारे हैं और किसी के नहीं हैं। आज से हम व्हाट्सएप अपना ब्लॉक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सारी लड़कियों को ब्लॉक कर रहे हैं, आज के बाद हम किससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो ये कमिटमेंट है जो हम एक दूसरे को देते हैं, वादा एक दूसरे को देते हैं, फ्यूचर के प्रोमिसेस एक दूसरे को देते हैं। इसे बोलते हैं एंगेजमेंट, इसे बोलते हैं रिलेशनशिप, इसे बोलते हैं कमिटमेंट। पर ये सच्चाई नहीं है, ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे सच्चाई बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते। अच्छा गलती ना हमेशा दूसरे में ही लगती है, रिलेशनशिप में यही होता है, गलती हमेशा दूसरे में, अपनी खामियां नहीं दिखती। अब सुनो, अब सुनो भाई, क्या ऑडिटर, क्या ऑडिट भी एक रिलेशनशिप का नाम है? क्या ऑडिट भी एक कमिटमेंट है? क्या ऑडिट भी एक रिलेशनशिप है? जी हां, ऑडिट भी एक रिलेशनशिप है। कंपनी और ऑडिटर के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक एंगेजमेंट है कि हम तुम्हारा सारा कंप्लीट ऑडिट करेंगे, हम ये चीजें देखेंगे और वादा रहा जहां कोई भी एरर या फ्रॉड मिलेगा ऑडिट रिपोर्ट में बताएंगे। और ये कमिटमेंट ऑडिटर किसको करता है? शेयर होल्डर को, जिसने उसे अपॉइंट किया होता है। फाइनेंशियल ऑडिट के केस में शेयर होल्डर को वादा करता है। तो ऑडिटर और शेयर होल्डर के बीच में ये कमिटमेंट है कि ऑडिटर अपने शेयर होल्डर को कह रहा है या कंपनी को कह रहा है, हम वादा करते हैं कि हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे और तुम्हारा किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। अच्छा बदले में कंपनी ऑडिटर को क्या वादा कर रही है? पैसे देने का, चलो वो तो है ही, उसके अलावा एविडेंस देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे।
कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बिना वो ऑडिट कैसे करेंगे? तो कंपनी क्या वादा कर रही है ऑडिटर को? कंपनी वादा कर रही है कि हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स बताएंगे, आपको जो भी चीज़ चाहिए होंगी, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होंगी वो सब देंगे, ट्रू एंड फेयर सच सच जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारी डिस्क्लोज करेंगे, एविडेंस सारे देंगे, जितना हमारे बस में होगा सारे एविडेंस आपको देंगे। ये कंपनी वादा कर रही है ऑडिटर को। ऑडिटर बदले में क्या और पैसे तो मिलेंगे भाई, फीस का तो वादा है ही है, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और ऑडिटर क्या वादा कर रहा है कंपनी को? हम प्रॉपर ऑडिट करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करेंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब करेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से करेंगे, हम वादा करते हैं। अब सुनो भाई, तुम लोगों ने बोला ना सर वादे तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, है ना? तो आप कह रहे हो ना वादा टूट जाता है, तो सुनो, ये जो वादा होगा ना ऑडिटर और कंपनी के बीच में, ये ओरली नहीं करेंगे, राइटिंग में करेंगे, रिटन में करेंगे। अब तोड़ो वादा। अब अगर तुमने वादा तोड़ा तो तुम्हें जेल हो जाएगी। अब तुम्हें जेल हो जाएगी। जो वर्बल वादा होता है उसमें जेल नहीं होती, इसमें कुछ नहीं होता, तोड़ दो कोई बात नहीं। और जहां पर वादा तुमने तोड़ा राइटिंग वाला, तो फिर तुम्हें जेल हो जाएगी। आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां आओ, जल्दी आओ। नहीं पीछे मत देखो, तुम्हारी बात करो, सिल्वर जैकेट, जल्दी से आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, यहां बैठो। नहीं अरे आओ तो सही, देखो सीट खाली है तुम्हारे बगैर। तुम्हारे से रिलेशनशिप करने में ये तुम्हें रिलेशनशिप नहीं हो रहा ना तुम्हारे से, जल्दी आओ, सीट तुम्हारे साथ रिलेशनशिप करना चाहती, जल्दी आओ। तो अब इधर और उधर मुंडी अगर घूमी तो फिर बिना पूछे सीट पे आ जाना। सो कंपनी और ऑडिटर के बीच में जो वादा है उसको बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। बताओ जरा, राइटिंग में इसको लिखवाने का क्या फायदा है? इसको राइटिंग में क्यों लिखवाऊं? अगर तोड़ा तो लीगल इंप्लीकेशंस हैं, जेल, पेनल्टी, कुछ भी और तरह का कोई भाई इंप्लीकेशन आ सकता है। अब तोड़ के दिखाओ। तो अगर जब भी कोई लड़की तुम्हें वादा कर रही है तो तुमसे लिखवा लो, या कोई भी लड़का वादा कर रहा है इसे लिखवा लो कि अगर तुमने तोड़ा तो जेल हो जाएगी तुम्हें। तो फिर अब सोच समझ के कोई भी कमिटमेंट करेगा। जैसे होता है ना वैलेंटाइंस डे पे 4-5 लोगों को फ्लावर्स दिए जा रहे हैं, चॉकलेट्स दी जा रही हैं, फिर वो नहीं होगा अगर रिटर्न लिख के दे दिया और पेनल्टी प्रोसिक्यूशन हुआ तो। ठीक है, अब बताओ, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट और एन अग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड द ऑडिटर। क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप शुरू इसी से होता है, सबसे पहली चीज जो लिखी जाती है, और एंड इसी से होता है। एंड क्यों? जो आखिरी एक्टिविटी है पैसे देना, वो भी इसी में लिखा है, पैसे कितने ऑडिटर को मिलेंगे, वो पैसे मिलने के बाद रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। ठीक है, सो एंड एंड स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है। एक्सप्लेन्स स्कोप ऑफ वर्क, आपको कितना काम करना है, क्या क्या ऑडिट करना है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स देखने हैं, कंपनीज एक्ट देखने हैं, देखना सब इसमें लिख दो कि मैं इसके अकॉर्डिंग ऑडिट करने वाला हूं। अगर आपका पार्शियल ऑडिट है, पार्शियल ऑडिट मतलब इनकम टैक्स ऑडिट है, लिख दो इनकम टैक्स ऑडिट है, मैं नहीं देखूंगा पूरी बैलेंस शीट, मैं नहीं देखूंगा पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सिर्फ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो चीज रेलेवेंट होगी मैं वो देखूंगा, और मैं कुछ भी नहीं था, मुझे भी दिखा दो जो से दिखा रही हो, खुश हो रही है वो कितना, मोबाइल फोन है हाथ में। सो स्कोप ऑफ वर्क, वर्क कितना डिटेल्ड है, वर्क कितना करना है, हम वो भी इस वाले ऑडिट में जानेंगे। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भाई बताना मैनेजमेंट की ड्यूटी क्या है? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना। और ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? आपको प्रॉपर ऑडिट करना। तो ये लिख दो, कहां लिखेंगे? आप अपने एंगेजमेंट लेटर में लिख दो, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर लिख दो। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में जहां पर लीगल ऑडिट होता है वहां पर ड्यूटीज कौन डिसाइड करता है? लॉ, जो रिस्पेक्टिव लॉ है वो डिसाइड करता है। इनकम टैक्स एक्ट बताएगा क्या करना है नहीं करना। क्या मैनेजमेंट ये कह सकता है अरे इनकम टैक्स एक्ट को छोड़ो, मैं बताता हूं तुम्हें टैक्स ऑडिट में क्या करना है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अच्छा बताना, सोशल ऑडिट में क्या मैनेजमेंट आपको बता सकता है अरे छोड़ो भाड़ में जाए बाकी सब, मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है? कैसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है। अरे समझ में आया डिफरेंस? सोशल ऑडिट में मैनेजमेंट तुमको बताएगा कि ऑडिट में क्या क्या करना है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट में कौन बताएगा? लॉ। क्या मैनेजमेंट ये कह सकता है अरे लॉ को छोड़ो, कंपनीज एक्ट को छोड़ो, मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है? नहीं। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट स्कोप इज डिसाइड बाय लॉ एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट स्कोप इज डिसाइड बाय द क्लाइंट या द मैनेजमेंट। बेनिफिट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर के बेनिफिट्स तुम्हें ही भाई अच्छे से पता लग गया है। एंगेजमेंट लेटर के बेनिफिट अगर राइटिंग में हो तो क्या फायदा है? दूसरा आदमी धोखा नहीं कर सकता, और अगर धोखा देगा तो जेल हो जाएगी, पैसे पे करने पड़ेंगे, पेनल्टी लगेगी, बहुत सारी चीजें लग सकती हैं। डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, हु विल प्रिपेयर द अकाउंट्स? बताना अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी? ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग ऑडिटर कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता? बुक कीपिंग। सबसे पहली बुक कीपिंग मतलब अकाउंट्स को बनाना। तो अकाउंट्स कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट बोले अरे ऑडिटर सुनो यार तुम एक्सपर्ट हो, तुम ही बना दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लो टैली लो,
मेरा पूरा ट्रायल बैलेंस ले लो, ट्रायल बैलेंस है, तुम पीएल अकाउंट बैलेंस शीट तुम्हें इंतखाब सर ने सिखाई तो है कितनी बढ़िया करके बैलेंस शीट बनानी पीएल में, तुम बना लो। क्या तुम हाँ कहोगे या ना कहोगे? नहीं, नो, नॉट पॉसिबल। अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग, एम्बिग्विटी इन स्कोप। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कुछ 2-3 महीने के बाद भाई लड़का या लड़की दोनों में से कोई बोलता है वी आर जस्ट फ्रेंड्स। व्हाट डू मीन? तुम्हें क्या लगा था? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ घूम रही हूं या मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक डिनर पे चलेगी तो तुम्हें लग रहा है आई एम इनटू यू, आई एम इनटू रिलेशनशिप। नहीं नहीं नहीं, यू आर मिस्टेकन। ऐसा कुछ नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी आर मोर देन फ्रेंड्स। ये सब बातें सुनने को मिलती है ना 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने एफर्ट लगाने के बाद ये बातें सुनने को मिलती है ना। ताकि इस तरह की बातें सुनने को ना मिले, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। एम्बिग्विटी का मतलब है कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले ही लिखित में ले लो कि हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, किसको क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। सो अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑडिटर्स अगेंस्ट एलिगेशन ऑफ नेग्लिजेंस, साइंड ईएल सर्व्स एज एन एविडेंस बिफोर द कोर्ट। कल को ऑडिटर नेग्लिजेंस के आरोप में भाई जेल नहीं जाएगा। देखो मैनेजमेंट ने जब ऑडिटर को अपॉइंट किया ना, सोशल ऑडिट था, मैनेजमेंट ने जब ऑडिटर को अपॉइंट किया तो बोला भाई सोशल ऑडिट है, तुम ये करोगे ये नहीं करोगे। ठीक है, एंगेजमेंट लेटर में नहीं लिखा था, कोर्ट के बिफोर मुकदमा चला गया। मैनेजमेंट ने बोला अरे मैंने तो कहा था सब कुछ करो, इसने क्यों थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया। कंफ्यूजन हो गई ना। अब जो भी मैनेजमेंट बोले उसको एंगेजमेंट लेटर में लिखवा दो कि अच्छा ये सोशल ऑडिट है, आपने बोला था ये करना है ये नहीं करना, तो ये मैंने नहीं किया, लिखवा दो। अब क्या कल को क्लाइंट ये बोल सकता है तुमने ये क्यों नहीं किया? अब तो नहीं बोल सकता ना, अब तो लिखित में है ना, तो राइटिंग में होना जरूरी है। अब देखना मेरा एग्जाम्पल नंबर 2, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा था, फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा था भाई। फाइनेंशियल ऑडिट करते हुए मैनेजमेंट ने मुझको बोला कि भाई सुनिए सर आप बैलेंस शीट में जो डेटर्स हैं उसको ऑडिट मत करिए। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करता। कल को कोर्ट ने मुझे पकड़ लिया, कोर्ट ने कहा भाई कि तुमने डेटर क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा अरे मैनेजमेंट ने मुझे कहा था डेटर ना करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया। तो मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। अच्छा मैं एग्जाम्पल बदल रहा हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिट में करने गया, मुझे मैनेजमेंट ने बोला डेटर्स मत ऑडिट करो। मैंने कहा अच्छा बच्चू तुम मुझे ट्रिक कर रहे हो ना, तुम मेरे साथ कोई गपला करने वाले हो ना। कल को सुनो एंगेजमेंट लेटर में लिख दो कि मुझे डेटर्स नहीं करने, तो मैं नहीं करूंगा। कल को मैं कोर्ट में गया, मैंने कहा देखो एंगेजमेंट लेटर में लिखवा लिया था डेटर का ऑडिट मत करना, बताना क्या मैं बच गया नहीं बचा? इस बार नहीं बचा मैं, इस बार नहीं बचा मैं। अगर तुम लिख भी दोगे ना एंगेजमेंट लेटर में कि डेटर मत ऑडिट करना, फिर भी मुझे ऑडिट करना है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग मुझे ऑडिट करना है। ये जो प्रोविजन है कि भाई हम एविडेंस की तरह कोर्ट के बिफोर नेग्लिजेंस से बच जाएंगे, ये सिर्फ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए वैलिड है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए वैलिड नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में अगर एंगेजमेंट लेटर में लिख भी दो कि डेटर ऑडिट नहीं करना, तो आपको डेटर ऑडिट करना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है कि आप एंगेजमेंट लेटर में लिख के कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर दो, कंपनीज एक्ट ओवरराइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो भाई एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें लिखी जानी चाहिए। ये आपके ही प्रोटेक्शन के लिए है या आपके ही भले के लिए, ऑडिटर का कल को ताकि सुरक्षा हो सके, ये ऑडिटर के बेनिफिट के लिए है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें लिखी जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप लिखा जाना चाहिए, क्या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, किस एक्ट के अंदर आप ऑडिट करने वाले हो, लिखा जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जानी चाहिए ऑडिटर की और मैनेजमेंट की। बताना बुक कीपिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बुक कीपिंग मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, देन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, भाई ये भी लिख दो अपने एंगेजमेंट लेटर में कि हम ऑडिट कर तो रहे हैं लेकिन कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है मटेरियलिटी की वजह से। ऐसा नहीं कि 100% हम एरर कंफर्म कर देंगे, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में हम गारंटी कर देंगे कि फ्यूचर में कंपनी को ये प्रॉफिट होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो आप अपनी लिमिटेशंस को लिख दो अपने एंगेजमेंट लेटर में, ताकि कल को कंपनी ये ना कहे सर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 लाख रुपए के ऑडिट करे थे, हमारी कंपनी के हो गए 4 लाख रुपए के। अरे मैं क्या करूं, वो तो ऑडिट हो ही नहीं सकती ना चीज़, जो चीज़ ऑडिट हो ही नहीं सकती एस्टिमेट है वो, उसमें मेरा भी कोई हाथ नहीं है। तो ये चीज़ आप एंगेजमेंट लेटर में पहले लिख दो कि कुछ जगह ऐसी रहेंगी जहां पर मेरा भी कोई हाथ नहीं है, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वो चीज़ों में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। ठीक है, देन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मैनेजमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन लेटर फाइल करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं MRL, और मैनेजमेंट उसमें लिख के देगी कि हमने जो ऑडिटर्स को डिटेल्स दी वो एकदम परफेक्ट डिटेल्स दी, सारी क्यूमुलेटिव दी। क्या लिखा हुआ है? तो उसको एंगेजमेंट लेटर में भी मेंशन करना है, दोबारा मेंशन करना है कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है ऑडिट में। आपको एंगेजमेंट लेटर में ये चीज़ लिखनी है ताकि क्लाइंट को पढ़ ले, क्लाइंट को पता हो कि क्लाइंट ने तो लॉ नहीं पढ़ा ना, लॉ तो हमने तुमने पढ़ा है।
दोबारा बोलो। सैलरी, रेम्यूनरेशन, बिल्कुल लिखा होगा, आगे आ रहे हैं। हाँ हाँ, ऑडिट कमेटी ने जो डिसाइड किया वही तो लिखना है एंगेजमेंट लेटर में। हायर करते हुए ही रेम्यूनरेशन डिसाइड हो जाता है, उसके बाद ऑफर लेटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट MRL, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब सुनना जरा, मैं गया एक दुकान का ऑडिट करने, लाजपत नगर में दुकान है, कपड़े का व्यापारी है। अब कपड़े का व्यापारी है तो बताना जो सेल्स होंगी वो सिर्फ कैश में या सिर्फ ऑनलाइन होंगी या मिक्स होंगी। कोई बंदा पेटीएम से पेमेंट करता है, बैंक में जाता है, कोई बंदा कैश देता है, कैश जाता है। अब सुनना, लाला ने क्या किया है, जो वहाँ पर लाला जी बैठे हैं उन्होंने क्या किया है, 2 अलग अलग रसीद बुक बनाई हैं। एक रसीद बुक जहाँ कैश की पर्ची कटती है, दूसरी रसीद बुक जहाँ पर ऑनलाइन की पर्ची कटती है। ऑनलाइन की पर्ची तो छुपाना पॉसिबल ही नहीं, बैंक में जा रहा है पैसा, बैंक स्टेटमेंट तो मैं देखूंगा, लेकिन क्या कैश वाला छुपाना पॉसिबल है? कैश सेल्स छुपानी बड़ी आसान है, बड़ी आसान है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। अब जब कैश सेल्स छुपानी आसान है तो बताना मैं इस चीज का कैसे इंश्योर कर सकता हूं एज एन ऑडिटर कि कैश सेल्स मुझे पूरी दिखाई है नहीं दिखाई, मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूं? धर्मेंद्र बताएगा कि मुस्कुरा रहा है किसी को याद करके, या तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? अच्छा, ये मुस्कुराहट नहीं है, सब पीछे देखो, कॉन्शियस कर दो बेचारा, कॉन्शियस हो जाए वो। हाँ बताओ, कैश को मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूं एज एन ऑडिटर कि कैश सेल्स पूरी रिकॉग्नाइज हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? इनवॉइसेस कहां से पता लगेंगे? रसीद बुक मुझे देखी नहीं जाएगी। बस स्टॉक जो होता है ना, जो कैश वाला स्टॉक होता है वो कैश में ही परचेज होता है, तो बुक्स में नहीं आता वो स्टॉक। आपको क्या लगता है कि वो खरीदेंगे वाइट में ब्लैक में, और खरीदेंगे वाइट में बेचेंगे ब्लैक में? वो खरीदते भी ब्लैक में, बेचते भी ब्लैक में। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कैश सेल्स एक्यूरेटली पता लगाई जा सके। इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं बना। तो सुनना, एक राइटिंग में मैनेजमेंट से एक लेटर लो, कंफर्मेशन लो। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। मारो मारो। तो जिन चीजों की तुम गारंटी नहीं ले सकते, जैसे कैश सेल्स की भाई तुम गारंटी नहीं ले सकते, एक काम जरूर कर लो, एक मैनेजमेंट से राइटिंग में एक रिप्रेजेंटेशन ले लो, जहां पर मैनेजमेंट ये लिखित में दे तुमको कि जितने भी कैश सेल्स हुए हैं वो हमने प्रॉपर्ली ऑडिटर को बता दिए हैं, ताकि कल को जब कोर्ट तुमसे पूछे कि तुमने क्या क्या कैश सेल्स के बारे में, तो तुम कह दो भाई मैंने मैनेजमेंट से पूछा था, उन्होंने नहीं दिया। इस दुनिया में कैश सेल्स को ऑडिट करने का कोई तरीका है ही नहीं, जब ब्लैक में होता है सारा काम तो ब्लैक में होता है, सबको ये बात पता है। मैं और क्या करता, मैंने लिखित में मैनेजमेंट से ले, देखो मैनेजमेंट लिखित में दिया ये। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर वो होता है जहां पर मैनेजमेंट लिखित में देता है कई सारी चीजों के बारे में रिप्रेजेंटेशन, कंफर्मेशन जो हम ऑडिट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। तो आप एंगेजमेंट लेटर में लिखवा लो कि सुनो मैनेजमेंट, तुम ये रिप्रेजेंटेशन लेटर हमको दोगे, तुम ये लिखित में दोगे जो चीज़ों पे हम तुमसे रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे। ऑडिटर पहले से एंगेजमेंट लेटर में ये चीज़ लिखवा देता है। अगर मैनेजमेंट इसको देने से मना कर दे तो ऑर्डर भी पीछे हट जाएगा। ऑर्डर कहेगा फिर मैं ऑडिट नहीं कर रहा तुम्हारी कंपनी का। बिल्कुल मैनेजमेंट लायबल होगा अगर पकड़ा गया फ्यूचर में, क्योंकि ऑर्डर कुछ कर नहीं सकता ना इसका। जहां ऑर्डर के हाथ बंधे हुए हैं वहां पर मैनेजमेंट को लायबल करा जाएगा, बट एटलीस्ट रिटर्न में ले तो लो मैनेजमेंट से कि हाँ ये चीज़ें मैनेजमेंट ने कंफर्म करी थी, कैश सेल्स कुछ भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। तो MRL इसको बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर्स लायबिलिटी। ऑडिटर्स की जो लायबिलिटी होगी वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट होगी? भाई कल को कोई एरर आ गया, कोई फ्रॉड हुआ जो ऑडिटर नहीं पकड़ पाया, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं ना कंपनी के, लोन जिन्होंने कंपनी को दिया होता है, वो ऑडिटर के पीछे पड़ जाते हैं, तुम चुकाओगे अब हमारा लोन। तो एंगेजमेंट लेटर में पहले लिख दो कि ऑडिटर जो है वो किसी भी तरह की लायबिलिटी को एंटरटेन नहीं करेगा, हम आपका कोई लोन चुकाने के लायबल नहीं होंगे अगर हमने अपना काम ईमानदारी से किया होगा, सच्चाई से किया होगा, झूठ तरीके से नहीं करा होगा, कोई फ्रॉड रह गया या एरर रह गया तो हम लायबल नहीं होंगे। ये चीज़ आपको पहले से लिखनी होती है, रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर्स लायबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट ये पहले से लिखवा लो, कितनी ऑडिट फीस होगी, कितने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होंगे, OPE बोलते हैं इसको, जैसे आने जाने का खर्चा,
खाने पीने का खर्चा, अगर मान लो ऑडिट आप बाहर जा रहे हो, बाहर करते हो, रहने का खर्चा, जब आप दिल्ली से बाहर जाके ऑडिट करते हो, सब आप पहले क्लाइंट से बात कर लो, इतने रुपए आप हमें दोगे, इतने आप खर्चों के रुपए हमें दोगे, तब जाके हम ऑडिट करेंगे। फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्मेट में बनाना है, आप वो ऑडिटर से पहले बात कर लो। कोई हमने क्लास में किसी फॉर्मेट के बारे में जिक्र किया है ऑडिट रिपोर्ट के, किसी फॉर्म के बारे में, कोई पॉइंटर्स के बारे में कि ऑडिट में ये वाले पॉइंट तो जरूर होने चाहिए भाई? किसी फॉर्मेट के बारे में बात करिए कभी कि ये पॉइंट्स पे तो ऑडिट जरूर करना, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए? हमने एक बात करी थी कारो, जो हम अपनी आगे की क्लास में और ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो याद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था इन पॉइंट्स पे तो ऑडिट करना ही करना, ये फॉर्मेट तो फॉलो करना ही करना है। तो कारो इज अ फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो हम अपने एंगेजमेंट लेटर में लिख देंगे कि हम कारो की एक रिपोर्ट आपको रिलीज करके देंगे, हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आपको रिलीज करके देंगे, हम ऐसा अपने रिपोर्ट में लिख देंगे। वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट की वैलिडिटी क्या रहेगी? रिपोर्ट जैसे ऑडिटर्स, पता है अपने एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखते हैं? ऑडिटर्स लिखते हैं मैनेजमेंट इज नॉट अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑडिटर्स रिपोर्ट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स की परमिशन के बिना मैनेजमेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। शेयर होल्डर्स में तो कर सकता है, किसी गवर्नमेंट को, थर्ड पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ ऑडिटर। ऐसा लिख सकते हैं हम अपने ऑडिट रिपोर्ट एंगेजमेंट लेटर में। तो एंगेजमेंट लेटर में आपने लिख दिया वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट की वैलिडिटी क्या है, रिपोर्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, तो वो भी मैनेजमेंट को फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। ऑडिट रिपोर्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी अटैच करके कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यूज ऑफ एक्सपर्ट्स, जहां जहां आपको एक्सपर्ट्स का यूज करना है, जैसे इंटरनल ऑडिट का आपको यूज करना है, आपको फिक्स एसेट वेरिफिकेशन में किसी एक्सपर्ट का यूज करना है, आप मेंशन कर देते हो अपने एंगेजमेंट लेटर में। इंटरनल ऑडिटर, एक्चुअरी क्या होता है भाई? एक्चुअरी किस एरिया में काम करता है भाई? एक्चुअरी ग्रेचुइटी कंप्यूट करता है। क्या से 60 साल बाद ग्रेचुइटी कंपनी को कितनी पे करनी पड़ेगी, वो ग्रेचुइटी एस्टिमेट करके बताता है। ऑडिटर्स एक्सपर्ट नहीं होते इस वाले काम में। सो अगर आप किसी भी एक्सपर्ट का यूज कर रहे हो ऑडिट में, तो वो आप एंगेजमेंट लेटर में लिख दो भाई मैं इस वाले एक्सपर्ट का यूज करूंगा। लेकिन सुनना, एक्सपर्ट का यूज तो कर लिया, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ऑडिटर की। आप एक्सपर्ट का काम यूज करो, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई गलती निकली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की ही होगी। लिमिटेशंस ऑन यूज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू अदर अथॉरिटीज, तो यहां पर भी इसके अंदर बिल्कुल जैसे वैलिडिटी में लिखते हैं ना रिपोर्ट की वैलिडिटी क्या है, उसी का ये एक्सटेंशन है, जहां पर वो बताएगा कि ऑडिट रिपोर्ट हम किस किस अथॉरिटी को दे सकते हैं, कहां पर यूज कर सकते हैं और कहां पर ऑडिट रिपोर्ट का हमें यूज नहीं करना। तो ये लिमिटेशन बता देगा, रिस्ट्रिक्शन बता देगा कि ऑडिट रिपोर्ट का आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। एंगेजमेंट लेटर में ये पूरा आपका लिमिटेशन डिस्क्लोज कर देगा। ठीक है, ये सब एंगेजमेंट लेटर में आपको लिखना होता है ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना रहे, कल को कोई एम्बिग्विटी ना रहे। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं व्हाट डू मीन बाय एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब समझना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक भाषा में प्लानिंग जब हम करते हैं किसी भी चीज की, जैसे आप लोगों का अटेम्प्ट आ रहा है, कुछ प्लानिंग करी है? हाँ सब प्लानिंग करी है, नाइट आउट मारेंगे, खूब पिक्चरें देखेंगे, आराम से फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे। अटेम्प्ट तो आते रहते हैं, अटेम्प्ट में क्या रखा है? नेटफ्लिक्स देखेंगे, मूवीज देखेंगे, अटेम्प्ट तो आते रहेंगे, है ना कुशाग्र? अटेम्प्ट में क्या है? ये सब तो आज बेकार की चीजें हैं ना। तो अटेम्प्ट के लिए कुछ प्लानिंग करी होगी आपने, पढ़ाई किस तरह करनी है, कैसे डेज को डिवाइड करना है, कितने दिन में क्या सब्जेक्ट खत्म करना है। अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो, ठीक है, तो भी हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है पूरे अपने ट्रिप के दौरान। जैसे मैंने एक आइटिनरी दी है, मान लो आप लंदन जाओ घूमने, ठीक है, देखो अगर आप 3 दिन लंदन में बिताओ तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी? आप कहीं घूमने, अच्छा प्लानिंग ना करूं तो क्या होगा? ऐसे बैग उठाया चले गए तो क्या प्रॉब्लम आएगी? कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या? क्या ऑर्गेनाइज नहीं होगा और केओस बहुत ज्यादा होगा, केओटिक होगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। इससे क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। जो आपका पर्पस था, जो आप ऑब्जेक्टिव वहां अचीव करने गए थे, वो तो हो ही नहीं पाएगा। आपको पता लगा आपने पूरा दिन लंदन में स्पेंड किया और आपने जो मेन चीजें देखने वाली थी वो तो देखी ही नहीं, आप बस घूमते रह गए, आपने ये चीजें जो प्रॉपर चीजें हैं वो तो देखी नहीं। तो टाइम वेस्ट होना, केओस होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है अगर आप किसी भी चीज की प्लानिंग ना करो तो। सेम वे में अगर आप ऑडिट की प्लानिंग ना करो तो सेम प्रॉब्लम आएगी भाई। ऑडिट के अंदर भी प्लान की जरूरत है, प्रॉपर प्लान की जरूरत है कि हम ऑडिट को कैसे कैसे करेंगे, हम कितने रिसोर्सेज को यूज करेंगे ऑडिट करने के लिए। क्योंकि देखो ऑडिट अगर बहुत बड़ी कंपनी का होगा तो क्या 1 या 2 लोगों से काम चल जाएगा या ज्यादा लोग चाहिए होंगे?
ज्यादा लोग चाहिए होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कंपनी का साइज कितना है, आपको ऑडिट प्रोसीजर्स किस तरह के करने हैं, आपको अपना ऑडिट का प्लान बनाना है। इस ऑडिट के प्लान को क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। तो जब हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लाइंट से, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, एक उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगा लेते हैं कि भाई क्लाइंट सुनो, तुम अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझको लाके दे दो। वो जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट हमको लाके दे देता है, तब हम उसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट हेड इंपॉर्टेंट वाले हैं जिसमें हमें क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करने हैं। और फिर अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही क्लाइंट प्लेस पे जाने से पहले हम जितने भी हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, ए बी सी डी, सबको उनका काम सौंप देते हैं कि ए सुनो तुम रेवेन्यू का ऑडिट करना, बी सुनो तुम एक्सपेंसेस का ऑडिट करना, सी सुनो तुम शेयर कैपिटल का ऑडिट करना। ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काम को। अच्छा, अगर पहले ऑडिट जाने से पहले, ऑडिट प्लेस पे जाने से पहले ही अगर सारे हमारे भाई एम्प्लॉयज को पता है कि उसे क्या क्या काम करना है, तो क्या तुम्हें लगता है एफिशिएंसी बढ़ेगी? क्या तुम्हें लगता है टाइम वेस्ट कम होगा? क्या तुम्हें लगता है कि ऑडिट और अच्छी तरह से सुपरवाइज और कंट्रोल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। तो ऑडिट प्रोग्राम का मकसद क्या? भाई हम एक प्लान बना लेंगे कि हम ऑडिट इस दिन से शुरुआत करेंगे, इस दिन तक ऑडिट करेंगे, और ये वो लोग हैं जो जो ऑडिट में पार्टिसिपेट करेंगे, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो ऑडिट में रिस्पेक्टिव काम करेंगे। तो ये इसे कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। भाई ऑडिट प्रोग्राम बनाना क्या मैंडेटरी है या सर मर्जी है? बनाओ बनाओ ना, बनाओ ना। सही। गुड मॉर्निंग। कितने बजे की क्लास थी? अच्छा, 9-8 हो रहे हैं सबसे पहले तो, और 8 मिनट लेट होने से इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल जाता है। लेकिन तुम तो पक्की हो ना, तुम दूसरे का छोड़ो, अपना तो पक्की हो ना तुम। सो ऑडिट प्रोग्राम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। भाई मैंडेटरी मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। देखो ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है SA, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो भाई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है जो कहते हैं कि हमें प्लानिंग करनी जरूरी है किसी भी ऑडिट के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 300 ये बात बोलता है कि प्लानिंग होनी जरूरी है। कल को मान लो ऑडिटर से पूछा जाए, ऑडिटर साहब जरा अपनी फाइल दो जिसके अंदर आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, क्या वहां पर एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लानिंग डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है ऑडिटर ने SA 300 को मैच नहीं किया, फॉलो नहीं किया। और अगर ऐसे 300 को फॉलो नहीं किया, ऑडिटर के ऊपर हम पेनल्टी लगा सकते हैं, ऑडिटर को हम जो भी दंड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरी है प्लानिंग करना ऑडिट के लिए। ठीक है। सो ऑडिट प्रोग्राम मतलब समझना, मतलब अरे मतलब तुम ऑलरेडी समझ चुके हो। इट्स अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म, जो हमें ऑडिटिंग का काम करना है। अरे बता दो ऑडिटिंग वर्क क्या होता है? वही जो आप प्रोसीजर करोगे, जैसे आप चेकिंग कैसे करोगे, डेटर्स की चेकिंग कैसे करोगे, क्रेडिटर्स की चेकिंग कैसे करोगे, सेल्स की चेकिंग करोगे, वो जो प्रोसीजर है दैट इज योर वर्क। सो ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म्ड, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम। हर एक आइटम में प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करोगे? वेरीफाई करने का। हर एक आइटम को वेरीफाई करने का अलग अलग प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करोगे? एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड, आपको कितना समय लगेगा इस ऑडिट को खत्म करने में। अच्छा बताना, तुम जो अपने को टाइम देते हो जब भी पढ़ाई का, कभी वो फुलफिल कर पाते हो? जैसे तुमने बोला इस एक वीक में मुझे ना ऑडिट के 3 चैप्टर्स खत्म करने, तो वो कभी फुलफिल हो पाता है? यूजुअली नहीं हो पाता। ठीक है। और अगर हो पाए इसका मतलब आपके प्लान आपने बहुत गलत बनाए हैं। जो प्लान 100% फुलफिल हो जाए इसका मतलब आपने प्लान गलत बनाए। प्लान बनते ही इसलिए ताकि हल्का सा उसमें कमी रहे, हल्का सा उसमें आप उसे कम परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि अगर आपने पूरा परफॉर्म कर दिया इसका मतलब आपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लान बनाया नहीं। तो अगर आपने प्लान बनाया मुझे 3 चैप्टर करने हैं इस हफ्ते में, और अगर वो हो गए, समझ लेना आपने प्लान गलत बनाया है, आपने प्लान बहुत कम बनाया है, आपको प्लान और अच्छा बनाना चाहिए था। सेम ऑडिट के साथ भी होता है। आप जब भी टाइमलाइन जो डिसाइड करते हो ना, मैं ऑडिट इस दिन तक खत्म कर दूंगा, उस दिन तक कभी भी खत्म नहीं होता ऑडिट। तो अब सुनना, मेरी बात सुनना जरा। मान लो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024। मान लो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024। तो मैं जो ऑडिट प्लान में टाइमिंग दूंगा, टाइमिंग क्या वो 29 सितंबर 2024 दे दूं कि मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर सारे 29 सितंबर 2024 तक खत्म कर दूंगा? क्या मैं ये टाइम दे दूं अपने ऑडिट प्लान में, ऑडिट प्रोग्राम में? क्यों? करेक्ट। जो ऑडिट की टाइमलाइन होती है वो कभी भी आपकी डेडलाइन से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले नहीं होती। कम से कम 5 दिन दो। अपना प्लान इस तरह बनाओ कि आपका 25 सितंबर तक ऑडिट खत्म होने का प्लान हो।
तब जाके आपको 1-2-3 दिन फालतू लगेंगे और तब जाके आप टाइम से अपना ऑडिट फिनिश कर पाओगे। तो हमेशा एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है, एग्जाम की बात नहीं है भाई, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब भी ऑडिट की टाइमलाइन अपने रखो, जो डेडलाइन है उससे 5 या 6 दिन पहले रखो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने जो डेडलाइन अपने लिए निर्धारित करी हो उस डेडलाइन तक ऑडिट खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। सो एस्टिमेटेड टाइम भी आप अपने प्लान में लिखोगे, जी सर लिखेंगे, और क्या एकदम टाइट प्लान लिखोगे, जो डेडलाइन होगी उसी की प्लान लिखोगे, 5 दिन का लीव दो के 5 दिन का लीवरेज देंगे, थोड़ा सा अपना ऑडिट प्लान को पहले खत्म करने का एम करेंगे, ठीक है। देन एस्टिमेटेड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, आपको कौन कौन से रिसोर्सेज ऑडिट करते हुए लगेंगे। अब बताना हमें क्या मैन पावर चाहिए ऑडिट करते हुए, तो अभी को बता दो, अगर मैन पावर जो मैं आपको दूं ऑडिट, चलो आपको मैं ऑडिट पे भेज रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि साइंस बैकग्राउंड के ना कुछ बच्चे हैं, हमारे यहाँ नीट का भी बैच चलता है, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उन्हें ले जाओ ऑडिट पे, तो क्या आप ऑडिट सक्सेसफुली कर पाओगे? अरे वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, ये क्या मतलब है? नहीं का क्या मतलब है? क्यों नहीं कर पाओगे ऑडिट उनके साथ? हाँ, क्या नॉलेज चाहिए तुम्हें? करेक्ट सर, उनको बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होगी। ऐसा नहीं कह रहे हम कि वो दिमाग से पैदल होंगे या कुछ उनके दिमाग में कमी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे, लेकिन उनको जो हमें चाहिए, जो हमें ऑडिट के दौरान चाहिए, अरे अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट तो आता हो, डेबिट कहां होता है, क्रेडिट कहां, अरे बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, फिक्स्ड एसेट आते हैं, करंट एसेट्स आते हैं, करंट एसेट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है, सर ये चीजें पता हो ना उनको। तो मुझे क्या कोई भी मैन पावर चलेगा या स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला मैन पावर चलेगा? परफेक्ट। तो आपको एस्टिमेट करना है अपने रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, आप क्या मैन पावर कितनी है, और मैन पावर आपको जो चाहिए उस तरह की मैन पावर चाहिए आपको, और क्या सिस्टम भी चाहिए। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सिस्टम माने सर लैपटॉप चाहिए सबसे पहले, तो कितने लैपटॉप की जरूरत है वो बताओ, ठीक है। फिर तुम कहोगे सर क्लाइंट प्लेस पे ना वाईफाई नहीं है, तो हमें कोई राउटर चाहिए या कनेक्टर चाहिए जिससे हमें वाईफाई से कनेक्ट हो। फिर आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर रिक्विजिट सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप कोई भी काम कर सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको ऑडिट करते हुए जो चाहिए आपको अपने डिटेल्स बनाने, एक्सेल में बनाते हैं, वर्ड में बनाते हैं, तो ये आपको चाहिए। तो कुछ बेसिक सिस्टम आपको चाहिए, वो आपको पहले से प्लान करने पड़ते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट भाई प्लानिंग डॉक्यूमेंट में डाल दो कि मेरे पास 4 लोग हैं और चारों लोगों के पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ये मुझे रिक्वायर्ड है ऑडिट करने से पहले, ठीक है। तो बताना सा ये ऑडिट प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह नहीं है जैसे अगर हम लंदन का ट्रिप बनाएं, भाई वहां पर हम कहेंगे चलो ये बता दो हमें कौन कौन सी जगह जाना है, तो वर्क टू बी परफॉर्म में हम लिखेंगे हम कौन कौन सी जगह हम जाएंगे, कौन कौन से हम एरिया को कवर करेंगे। दूसरा, हम वहां कैसे कैसे जाएंगे, मतलब बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब लंदन में बैलगाड़ी तो होती नहीं होगी भाई, वहां तो भाई एडवांस कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, तो वहां पर हम कैसे कैसे जाएंगे, तो हम प्रोसीजर डिफाइन करेंगे। फिर हमारा समय क्या क्या होना चाहिए। पता लगा हम बकिंगम पैलेस गए और 2 बजे तो बकिंगम पैलेस बंद हो जाता है, वहां गए हम बंद मिला वो, तो हमें टाइम भी तो मैच करना पड़ेगा कि हम किस टाइम पे जाएंगे। तो हमने टाइम डिसाइड किया और हमें वहां जाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, टिकट चाहिए क्या, एडवांस बुकिंग चाहिए क्या, वहां पर हमको और कोई चीज चाहिए क्या, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो प्लानिंग इज जस्ट लाइक ऑडिट प्रोग्राम, जो हम और चीजों की अपनी लाइफ में प्लानिंग करते हैं वैसे हम ऑडिट की प्लानिंग करते हैं, विच इज ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। टाइप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम के कुछ टाइप्स हैं भाई, टाइप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। अब सुनना जरा भाई, मुझको जाना है सपोज यहां से यूपी, तो मैं ट्रैवल एजेंट के पास गया, मैंने कहा भाई ट्रैवल एजेंट मुझे ना यूपी घूमना है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा होगा वहां पर, तो मुझे आप बेस्ट जगह वहां की जो भी हैं, जो भी वहां पर अच्छी जगह है मुझे वो सारी बता दो, मैं वो घूमना चाहता हूँ, 1 हफ्ते का टूर करना चाहता हूँ। ट्रैवल एजेंट कहेगा लीजिए सर आइटिनरी रेडी है, मेरा तो रोज का काम है, मैं तो बस फोटोकॉपी करता हूँ, सब ट्रैवलर्स को देता हूँ, ये लीजिए आइटिनरी रेडी है, आप जाइए यूपी, ये बेस्ट जगह है, ये घूम के आप आ जाइए वापस। अब मैंने उससे ना अगली बात क्या कही, सुनना, नहीं सुनो, मुझे ना यूपी सिर्फ घूमने के पर्पस से नहीं जाना, मुझे तो धार्मिक पर्पस से जाना है, मैं तो अपने मदर फादर अपनी पूरी फैमिली को लेकर जा रहा हूं, तो मुझे ना यूपी में भी वो प्लेसेस बताओ जिनका सिग्निफिकेंस माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा है। अब वो कंफ्यूज हो गया, अब उसने कहा हमने ऐसी तो कोई आइटिनरी बनाई नहीं, हम तो अपनी मेन जनरल आइटिनरी बनाते हैं जहां सब लोग जाते हैं, वहीं पर हम बीच में जो जो मंदिर हैं वो सब इंकॉर्पोरेट करते हैं। नहीं हमें जनरल प्लेस पे नहीं जाना भाई, हमें तो स्पेसिफिकली मंदिरों पे जाना है। तो बताओ उस पर्सन को क्या कोई स्पेसिफिक आइटिनरी बनानी पड़ेगी हमारे रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए? बिल्कुल बनानी पड़ेगी। क्या वो जनरल आइटिनरी से काम चल जाएगा? हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह ऑडिट प्रोग्राम भी 2 टाइप के। नंबर 1 जनरल ऑडिट प्रोग्राम, कॉमन ऑडिट प्रोग्राम,
जो भाई जो हमारे जनरल अकाउंट हेड्स होते हैं ना, अरे सुनो डेटर तो हर क्लाइंट के पास होता ही होगा। हाँ, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी काम कर रही हो, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, कुछ भी, डेटर तो होता ही होगा। अच्छा, और फिक्स एसेट तो बेयर मिनिमम सभी के पास होते हैं, कुर्सी, चेयर, टेबल, लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर, ये तो हर कंपनी के पास होते हैं, ये तो कॉमन ऑडिट प्रोग्राम बन जाएगा। अच्छा, शेयर कैपिटल, क्या सारी कंपनी के पास शेयर कैपिटल होता है? हाँ, वो तो यूजुअल है, तो उसका भी जनरल ऑडिट प्रोग्राम बन जाएगा। तो कॉमन ऑडिट प्रोग्राम का क्या मतलब है? ऐसे ऑडिट प्रोग्राम जो सारे टाइप के ऑडिट के कॉमन होते हैं, सारे, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी फॉर्म में चले जाओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, ये ऑडिट प्रोग्राम एज इट इज रहेंगे। जैसे चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का जो ऑडिट प्रोग्राम है या प्लान है, वो बिल्कुल सेम रहेगा भाई। जो अकाउंट हेड्स हैं उनको चेक करने का, कॉमन को चेक करने का बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। अब सुनना, मैंने तुमको कहा तुम ना इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट पे जा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मैं तुम्हें एक और बात बताई भाई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाले जो होते हैं ना, वो अपने स्पेसिफिक रिजर्व्स बनाते हैं, जिन्हें बोलते हैं रिस्क रिजर्व्स, और वो कोई और कंपनी नहीं बनाती, दुनिया की कोई और कंपनी नहीं बनाती, ये स्पेसिफिक इंश्योरेंस वाले बनाते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें भेजा बैंकिंग कंपनी में, और मैं कहूं वो लोग एक स्पेशल तरह का रिजर्व बनाते हैं, इसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। क्या ये एनपीए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है? क्या ये एनपीए कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाता है? क्या ये एनपीए सर्विस सेक्टर बनाता है? नहीं। कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ बैंक। अब मैंने कहा जाओ ऑडिट करो, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर उसका ऑडिट प्रोग्राम कहां से लाएं? मैंने कहा अभी तुम ऑडिट करके आए थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, वहां से उठा लो। क्या वहां से उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। लेकिन क्या फिक्स एसेट का वहां से उठ पाएगा? हाँ। डेटर्स का वहां से हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, हाँ। लेकिन जो स्पेसिफिक अकाउंट हेड्स होते हैं या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्पेसिफिक चीजें होती हैं, उसका ऑडिट प्रोग्राम भाई जनरल नहीं होता, उसे बोलते हैं स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम, जो स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, जो किसी स्पेसिफिक ऑडिट में यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग इज स्पेसिफिक टू अ फर्म एंड नॉट टू अ कंपनी। अरे प्रॉफिट शेयरिंग का हम पार्टनरशिप फॉर्म में देखा है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, रिटायरिंग पार्टनर को उसका प्रॉफिट दिया जाता है, इनकमिंग को दिया, फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कंप्यूट होनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, उसका मेथड होता है, ये सब होता है। क्या ये कंपनी में होता है? क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है? क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है? ये सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, तो फिर से बोलते हैं स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में भी क्या फिक्स एसेट का ऑडिट प्रोग्राम कॉमन रहेगा? जी हां। डेटर्स का कॉमन रहेगा, कैश एंड बैंक का कॉमन रहेगा, कॉमन रहेगा। तो दो तरह के ऑडिट प्रोग्राम, दो तरह के प्लान। नंबर वन, कॉमन ऑडिट प्रोग्राम जो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल कॉमन रहेंगे, और स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज आते हैं। एकदम समझ में आए दोनों तरह के ऑडिट प्रोग्राम? ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाओ, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ये मैं नहीं बता रहे तो तुम बताओ, कोई फायदा होगा क्या प्लानिंग करने से? आपका जून का अटेम्प्ट है, ठीक है, कैप कहां है तुम्हारी? आपके प्लानिंग करने से कोई फायदा होता था? हम प्लानिंग करने से कोई फायदा लेते हैं क्या? क्या है फायदा प्लानिंग करने का? आदित्य कहां है? आज भी किसी की शादी है? उसने तुम्हें कॉल किया था? ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या हैं तुम बता दो, फायदे क्या हैं? प्लानिंग करने के कोई फायदे होते हैं क्या? अरे छोड़ो सर, कौन करता है प्लानिंग व्लानिंग? मनु हफ्ते की 2 मूवीज देख रहा है, कह रहा है मैं पेंडिंग नहीं छोड़ता, फ्राइडे को रिलीज होती है ना, संडे तक देख लेता हूं, मैं काम पेंडिंग नहीं छोड़ता। हाँ, तुम वीडियो बना बना के मुझे भेज रहे हो ना। जीएसटी हो गई खत्म? कितनी हो गई? कितने चैप्टर्स हो गए? आईटीसी तक पहुंच गए? आईटीसी चैप्टर हो गया खत्म? तो टेस्ट दोगे फिर? आज जो टेस्ट है शाम को, तो कर लो, आज में हो जाएगा। तो 2-3 घंटे लगा दो घर जाके आज। चलो जितना हो गया उतना दे दो, जो क्वेश्चन आते हैं वो करना, जो क्वेश्चन नहीं आते मत करना, लेकिन टेस्ट जरूर दो, टेस्ट देना मैंडेटरी। और कल ऑडिट का टेस्ट है, वो जरूर दो, जो चैप्टर है वो करके। मतलब ऐसा मत करो कि सर मैंने 3 में से 1 टॉपिक नहीं किया तो मैं 2 का भी टेस्ट नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। 2 टॉपिक हुए हैं ना, 2 का टेस्ट दे दो, तीसरे का क्वेश्चन आया छोड़ देना। कम से कम असेसमेंट तो होती रहेगी ना साथ साथ, कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब तो पता लगता रहेगा। ठीक है, एडवांटेजेस हैं क्या प्लान बनाने के? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं सर। समय बचता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से अचीव कर पाते हैं, फिर हम कुछ भूलते नहीं हैं।
जैसे क्या फायदा होगा, तुम इतनी दूर इतना पैसा खर्च करके जाओ घूमने और वहां की सबसे मेन चीज ही देखना तुम भूल गए, तो फिर क्या फायदा होगा। हाँ सर हम भूलते नहीं है, रेडी चेकलिस्ट हमें बन जाती है, मिल जाती है ये काम हमें करना है। इसी तरह ऑडिट करते हुए हमें एक रेडी चेकलिस्ट बन जाती है, ये काम हमें करना है, हम कोई भी चीज भूलते नहीं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस, नंबर 1, इट सर्व्स एज अ चेकलिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। मुझे पूरा डेटा मिल जाता है कि मुझे कौन कौन सा एक्टिविटी को परफॉर्म करना है चेकलिस्ट की तरह। वर्क कैन बी एलोकेटेड टू द स्टाफ, स्टाफ को हम अच्छे से वर्क को एलोकेट कर देते हैं। अगर पहले से ही लोगों को पता हो कि मुझे वहां जाके क्या काम करना है क्लाइंट पे, तो बहुत इजीली वो परफॉर्म कर सकता है। सो क्लाइंट को, स्टाफ को हम वर्क एलोकेट कर देते हैं। ऑडिटर नोज द एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी डन, तो काम कितना होना है वो हमें पहले से पता लग जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटी, जिसको जो काम करना है उसको हम प्रॉपर्ली डेलीगेट कर देते हैं। अगर हमें नहीं पता होगा काम कितना करना है, तो हम किसी और को कैसे बताएंगे कि आपको काम कितना करना है। जो स्टाफ हम लेके जा रहे हैं उसको कैसे बताएंगे कि काम कैसे करना है। ठीक है, इजी टू फिक्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी ने भी कोई गड़बड़ करी, मान लो कल को पता लगा फिक्स एसेट में एरर था, फिक्स एसेट का जो ऑडिटिंग हुआ वो ठीक से नहीं हुआ, तो मुझे आराम से पता लग जाएगा प्लानिंग डॉक्यूमेंट देख के कि फिक्स एसेट मैंने किसको एलोकेट किया था, मिस्टर ए को। मैं मिस्टर ए को बोलूंगा बताओ ये इसमें एरर क्यों है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है अगर ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है तो। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क डन इन ऑल ऑडिट्स। अब सुनो भाई, एक पार्टनरशिप फर्म के पास क्या एक ही ऑडिट होता है, मल्टीपल ऑडिट्स होते हैं, बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं। तो एक ही ऑडिट प्रोग्राम को वो हर ऑडिट पे यूज कर लेता है, क्योंकि फिक्स एसेट का तो कॉमन रहता है। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। ऑडिट सिमिलर तरीके से होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में और परफेक्ट तरीके से होता है। अगर हम वहां जाएं और जाके डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, तो फिर हमारा दिमाग कंफ्यूज रहेगा, हम कुछ काम करेंगे कुछ काम नहीं करेंगे। अब जब हमने चीजें लिख ली कि हमें फिक्स एसेट को ऑडिट करते हुए ये करना है, तो हम हर जगह कॉमन काम करेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी इन द वर्क डन। देन बेसिस ऑफ प्लानिंग फॉर फ्यूचर ईयर्स, अगले सालों में हमें प्लानिंग करनी होगी, क्या हम दोबारा से दिमाग लगाने बैठेंगे या उसी वाले पिछले वाले अपने ऑडिट प्लान को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। भाई तुम लोग, मैं लंदन होके आया, ठीक है, मैंने कहा तुम्हें जाना है लंदन, तुमने कहा हाँ, तो क्या तुम अपनी आइटिनरी नहीं बनाओगे, कहोगे सर आप हम अपनी वाली शेयर कर दो, हम उसी को यूज कर लेंगे आपके लिए। हंसने की क्या बात है इसमें। एम रखो, लंदन तो जाओगे ना, कभी तो जाओगे, कभी तो घूमने जाओगे। जब सपने बड़े देखोगे तभी तो वो अचीव होंगे, वरना अचीव कैसे होंगे। ठीक है, तो सपने बड़े रखो, अपनी जो भी टू डू लिस्ट है सीएम में करने के बाद आपको क्या क्या फुलफिल करना है उस सबको कहीं लिख के रखो, जो सीएम में कंप्लीट करने के बाद ये चीजें मुझे फुलफिल करनी है। एंड ट्रैवलिंग शुड बी वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ योर अकम्प्लिश्ड लाइफ। कई लोग क्या कहते हैं ट्रैवलिंग में पैसा खर्च करके क्या फायदा, वेस्ट है, जबकि आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस इट इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो आपका माइंड का होराइजन बढ़ता है। आप ये देखते हो कि हम एक अपने इकोसिस्टम में बैठे हुए हैं कंफर्टेबल लेवल पे, हमने इसके बाहर तो देखा ही नहीं क्या है, इसके बाहर क्या होता है। हो सकता है इसके बाहर जब हम देखें अपने इकोसिस्टम के बाहर, तो हमें ऐसी चीजें मिलें जो हम कहें यार ये तो और भी अच्छी चीज है, इसे क्यों ना हम अपने सिस्टम में अडॉप्ट करें। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ट्रैवलिंग करने से। हाँ क्या 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 बोल रहे हो तुम ऐसे मुंह पे हाथ रख के, और तुम्हें सोचो मुझे तो पता लगेगा ही नहीं, है ना। और चारों आज ब्लैक पहन के आए हैं, क्या कलर कोडिंग थी आज। ध्रुव भी ब्लैक पहन के आया है, क्या है ये तुम्हारी सिल्वर जैकेट कहाँ है। हाँ शनिदेव का हम पूजा करेंगे, तो तेल चढ़ाऊं तुम पे, लाओ। जैकेट क्या है, जैकेट पहन के आऊंगा। अच्छा रजिस्टर दिखाऊं, रजिस्टर दे रहा हूँ सर, दिखाओ। मैं लाया नहीं वैसे आज, सही में मेरे को याद नहीं था सर। सिल्वर जैकेट, अबे बात कर सिल्वर सर, माफ कर दो। पापा ने कोई टी शर्ट नहीं गिफ्ट करी सिल्वर कलर की, बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो बता दो जरा, फ्यूचर ईयर्स के प्लानिंग में मदद करेगा हमारा करंट ईयर का प्लान। बिल्कुल सर मदद करेगा, क्योंकि करंट ईयर का जो प्लान होगा वो फ्यूचर ईयर में हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मे बी यूज एज एन ऑडिट एविडेंस ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिटर। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है भाई, कल को ऑडिटर से पूछा जाएगा तुमने ऑडिट में क्या किया, तो ऑडिटर प्लानिंग डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देके कह सकता है देखिए सर मैंने ये स्टेप ली। तो इट सर्व्स एज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस। कल को अगर उस पर कोई आक्षेप लगे तुमने ऑडिट सही से नहीं किया, कहेगा नहीं मैंने तो सही से किया, देखो मेरा प्लानिंग डॉक्यूमेंट मैंने ये काम करे, ये मैंने परफेक्टली काम करे। तो ये प्रूफ की तरह भी यूज हो सकता है ऑडिटर ने जो काम किया उसका। ठीक है, अच्छा अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, क्या कुछ डाउन साइड भी हो सकते हैं। हाँ सर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। नंबर 1, ऑडिट बिकम्स मैकेनिकल एंड मोनोटोनस। ऑडिट जो है ना, फिर अगर प्लान आपके सामने होता है ना, तो आप दिमाग लगाना बंद कर देते हो।
प्रॉब्लम क्या है, अगर प्लान आपके सामने है ना तो आप अपना इंडिपेंडेंट दिमाग नहीं लगाते, फिर आप कहते हो हाँ यही तो इसी तरह तो पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी इसी तरह कर देते हैं, आगे आप आगे आगे काम को बढ़ाते जाते हो, सेम तरीके से काम करते हो, जबकि ऐसा हो सकता था अगर प्लान आपको ना दिया जाता तो आप अपने दिमाग से कोई नई चीज निकाल के लाते। जैसे अगर आप घूम रहे हो कहीं पर, आपको बता दिया जाए 4 जगह हैं घूमने की, हो सकता है कोई 5वीं जगह होती जो आइटिनरी में नहीं लिखी और वो ज्यादा एक्साइटिंग, ज्यादा मजेदार चीज हो। सो मोनोटनस कर देता है आपके ब्रेन को, मैकेनिकल कर देता है, सेम प्रोसेस बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मोनोटनस कर देता है आपके काम को, ये डिसएडवांटेज है। अननेसेसरी फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जब छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट करना होता है, प्लानिंग की, प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल्स छोटे से होते हैं, उसमें बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती नहीं, तो वो यूजलेस होता है स्मॉल कंसर्न के लिए। शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट स्टाफ, अब जो बदमाश स्टाफ होते हैं ना उसके लिए बहुत बड़ा ये एक भाई शेल्टर बन जाता है। बदमाश स्टाफ के लिए शेल्टर कैसे बनता है, जो ऑडिट प्रोग्राम में चीजें लिखी हैं, मान लो एक इंपॉर्टेंट चीज वहां मिस हो गई है, नहीं लिखी हुई, तो बदमाश स्टाफ उसको नहीं करेगा और कह देगा आपने लिख के कहां दी थी ऑडिट प्लान में, जबकि वो चीज तो होनी है, वो चीज तो होनी चाहिए थी और ये सबको पता है कि वो होनी चाहिए थी। लेकिन जो इनएफिशिएंट स्टाफ होगा ना वो कहेगा आपने ऑडिट प्रोग्राम में लिख के नहीं दी, हमने करी नहीं। तो अगर मान लो एक भी टॉपिक मैंने क्लास में छुड़वाया तो जो बदमाश बच्चे होंगे कहेंगे आपने छोड़ा, आपने करवाई नहीं था क्लास में, हम भी छोड़ के चले गए, अरे बुक में तो था तुम्हारी, नहीं आपने तो नहीं कराया ना क्लास में, आपने नहीं कराया तो हम क्यों करें। तो ऐसे कई बदमाश बच्चे हैं जो ऐसा हरकतें करते हैं, तो इसलिए इट एक्ट्स एज अ शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट स्टाफ। जो स्टाफ इनएफिशिएंट होता है उसके लिए ये एक शेल्टर की तरह काम करता है, वो काम ना करने के बहाने ढूंढता है ऑडिट प्लान के बिहाफ पे। लेस फ्लेक्सिबल, तो जो ऑडिट प्रोग्राम होते हैं भाई वो फ्लेक्सिबल कम होते हैं, एक तरह से बनाए दिए जाते हैं और सब उसको सारे क्लाइंट पे हम उसको एज इट इज फॉलो करते हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें चेंज करने की ज्यादा भाई जो जूनियर लेवल स्टाफ होता है ना वो ज्यादा उसको चेंज करने की राइट ही नहीं रखता, सीनियर्स उसको देखते नहीं, सेम कॉपी पेस्ट चलता रहता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है ऑडिट प्रोग्राम में। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ऑडिट प्रोग्राम के। बाकी डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी भाई ऑडिट प्रोग्राम बनाना ही बनाना होता है। तुम जब भी किसी ऑडिट पे जाओगे प्लानिंग करके ही जाओ कि तुम्हें कौन कौन सा ऑडिट करना है, किस किस हेड का ऑडिट करना है, कैसे कैसे करना है, कितने तुम क्वालिफाइड सीएमए को लेके जाओ, कितने आर्टिकल्स को लेके जाओ, इंटर्न्स को लेके जाओ, और कई बार ऑडिट में हम ग्रेजुएट्स को भी लेके जाते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल का काम करते हैं। तो अलग अलग स्किल सेट के लोग हमें चाहिए, सारे क्वालिफाइड नहीं चाहिए, सारे सीएमए नहीं चाहिए। अच्छा सारे सीएमए ले जाएं तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? अगर सारे क्वालिफाइड हम ले जाएं अपने ऑडिट में, ऑडिट का करेक्ट बहुत महंगा पड़ेगा सर, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, तो हमें कॉस्ट को भी तो मेंटेन करना है कि कॉस्ट भी इफेक्टिव रहे हमारी। तो अगर हम सारे क्वालिफाइड को लेके गए तो इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो हम ये चूज करेंगे हमें किसको लेके जाना है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई।